हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 का। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि लास्ट का जो 5 दिन बचेगा उसमें मैं आपके लिए जो 30 नंबर का जो आईएमपी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को आपके लिए लेकर आऊँगा। तो उसका जो है सेकंड पार्ट ये यहाँ सेकंड है, क्योंकि 1955 का जो अधिनियम है आपको पहले बता दी। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाने के बाद उसको सब्सक्राइब करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के बारे में पूरा बताऊंगा। इसमें जो है कितने धाराएं हैं और कितनी जो अधिनियम है और जो है अध्याय है, तो इसके बारे में बताऊंगा। और खासकर से जो धारा है जो इम्पोर्टेंट है आप उसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यही जो है जो एग्ज़ाम से जस्ट पहले आप लोगों को पढ़ने के लिए काम आएगा और एग्ज़ाम में जो है आने की पूरी संभावना है। इसलिए हमारे वीडियो पर बने रहें। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने के बाद वहाँ से जितने भी पीडीएफ है अपलोड कर दिया हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो को। सबसे पहले प्रस्तावना को देखते हैं कि राज्य के निवासियों के लिए खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा और अक्षय आहार की अन्य आवश्यकताओं की पहुंच सुनिश्चित कराते हुए उन्हें सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए सदैव उचित मूल्य पर खाद्य तथा आहार सुरक्षा उपलब्ध कराने एवं संबंधित अथवा अनुषंगिक विषयों हेतु अधिनियम बनाया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि इस अधिनियम यानी कि 2012 की जो अधिनियम है उसमें जो है 14 अध्याय है और साथ ही 34 उसमें धाराएं हैं। एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है अध्याय 1 है जिसमें प्रारंभिक जानकारी दी गई है। अध्याय 1 में जो प्रारंभिक जानकारी के बारे में इसके बारे में दिया गया है। तो धारा 1 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। ठीक है, तो इसमें कुछ 4 पॉइंट बनते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उसी को मैं लेकर आया हूँ। इसमें क्या है, इसका नाम क्या होगा कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 कहलाएगा। इसका विस्तार जो है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा और जो है यह 22 दिसंबर 2012 को विधानसभा में पारित हुआ। आप लोग याद कर लेना इसको, 22 दिसंबर 2012 को विधानसभा में पारित हुआ। जो पिछले वीडियो बनाया था उसमें 21 दिसंबर लिख दिया था, तो उसको आप करेक्शन कर लेना। 22 दिसंबर 2012 को जो है विधानसभा में पारित किया गया और जो है 18 जनवरी 2013 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। जब राजपत्र में प्रकाशित होता है कोई भी नियम है तो फिर वह जो हो जाता है पूरी तरह से लागू हो जाता है। इसके बाद धारा 2 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, तो परिभाषाएं के बारे में क्या है, इसमें बहुत सारे जो मैटर है उसके बारे में परिभाषा दी गई है। तो मैंने कुछ चुन कर जो अच्छा टॉपिक है उसी को जो है इसके परिभाषा के अंतर्गत लाया है। बाकी जो टॉपिक है वह सिंपल है, आप लोग उसको बिना पढ़े भी समझ सकते हो क्योंकि उसका टॉपिक है बहुत ही ईजी है। तो फिर इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। जैसे आंगनबाड़ी से क्या अभिप्राय है, तो भारत सरकार की एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत आने वाली सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु स्थापित एक बाल देखरेख एवं विकास केंद्र होगा। ठीक है, जैसे कि आपने आंगनबाड़ी को देखा ही होगा जिसके माध्यम से जो छोटे छोटे बालक होते हैं या फिर जो गर्भवती महिला होती है वह आंगनबाड़ी से ज़्यादातर कनेक्ट रहती है, क्योंकि जो सरकार की जो भी योजना है वह आंगनबाड़ी के माध्यम से उन लोगों तक पहुँचता ही है। उसके बाद क्या है, अंत्योदय के बारे में बताया गया है कि धारा 3 के अंतर्गत पात्रता के प्रयोजन के लिए धारा 15 की उ के अधीन इस रूप में पहचान किए गए हैं। उसके बाद आश्रम शब्द से आशय क्या है कि सरकार से सहायता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा संचालित आवासीय स्कूल। ठीक है, आश्रम से आशय है कि किसी मतलब सरकार द्वारा जो सहायता प्राप्त जो आवासीय स्कूल है उसे आश्रम कहा गया है। और घ है केंद्र सरकार से आशय, तो फिर यहाँ भारत सरकार से है। उसके बाद है केंद्रीय पुल यानी कि केंद्रीय पुल है यहाँ पर। ठीक है, तो केंद्रीय पुल के रूप में क्या होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्य कल्याणकारी योजना जिसमें आपदा राहत तथा ऐसी अन्य योजनाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, तो केंद्र और राज्य के बीच जो निभाने वाली संस्था यानी कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसी को जो है केंद्रीय पुल कहा गया है। उसके बाद जो जिलाधीश के लिए क्या परिवार है, इसके लिए है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 के तहत इसे परिभाषित किया गया है। जो निराश्रित है उससे आशय क्या है कि पुरुष हो या स्त्री हो या फिर बालक जिनके पास खाद्य एवं आहार हेतु अपेक्षित संसाधन या साधन का सहारा नहीं है, जिसके फलस्वरूप उसका जीवन कठिन हो या फिर भूख से मरने पड़े, यानी कि उसको जो है अगर उसके पास खाद्यान्न नहीं, मरने की कगार पर हो या फिर जीवन जीना कठिन हो, वह निराश्रित की श्रेणी में आएगा। उसके बाद है आपदा। तो आपदा के लिए क्या है, आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है 2005 में जो प्रकाशित है उससे संबंधित है।
साथ ही झ अक्षर का है कि पात्र परिवार। तो पात्र परिवार की श्रेणी में क्या है कि अंत्योदय, प्राथमिक और सामान्य परिवार से इसका आशय है। अपवर्जित परिवार से आशय क्या है कि इस अधिनियम के अधीन किसी पात्रता के लिए पात्र नहीं है। ठीक है। और जो है उचित मूल्य की दुकान से क्या आशय है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड धारी को खाद्य पदार्थ वितरित करने हेतु अनुज्ञप्त दुकान, यानी कि जो राशन कार्ड धारी है उन लोगों को जहां से राशन प्राप्त होगा उसी को उचित मूल्य की दुकान कहा गया है। खाद्यान्न से आशय है कि चावल, गेहूं, मोटे अनाज या फिर गेहूं से जो बना होता है आटा, उसको खाद्यान्न की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद है सामान्य परिवार। तो सामान्य परिवार में क्या कहा गया है कि ऐसे परिवार जो ना तो अंत्योदय है, ना ही प्राथमिकता है और ना ही अपवर्जित श्रेणी में आता है, तो फिर इसको जो है सामान्य परिवार कहा गया है। उसके बाद जो आवासहीन के बारे में क्या लिखा गया है, तो आवासहीन ऐसे व्यक्ति जिसके पास घर भी नहीं है या फिर जो सड़क किनारे या फिर रेल के पटरियों के आसपास रहने के लिए या फिर जो भिखारियों के लिए जो अलग से आश्रय बना होता है उसमें रहने पर मजबूर हो तो उसे कहा जाता है आवासहीन व्यक्ति कहा जाता है। तो फिर इसमें जो कुछ जो परिभाषा दिए गए हैं तो मैं उसको बता दिया हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना है, या फिर नहीं करोगे तो इसको एक बार अच्छे से सुन लेना है, क्योंकि इसका नोट डाउन करने के लिए सबसे बेस्ट जरूरी है इसकी धाराओं को याद करना। बस इसकी धाराओं को आप याद कर लोगे तो फिर आपका जो क्वेश्चन है आपका 100% बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा के प्रावधान किया गया है। अध्याय 2 में खाद्य सुरक्षा संबंधी जो भी प्रावधान है उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसके धारा 3 के अंतर्गत है अंत्योदय परिवारों, प्राथमिकता वाले परिवारों या सामान्य परिवारों द्वारा रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न सामग्री प्राप्त करने का अधिकार। अब रियायती मूल्य हो गया क्या, जैसे कि एक सामान्य दुकान में कोई व्यक्ति जाता है तो फिर शक्कर लेने के लिए तो उसका रेट क्या है रहेगा, शक्कर का अभी वर्तमान में 40 रुपये है, लेकिन वही शक्कर को जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अगर लेता है 1 किलो तो फिर 17 रुपये के हिसाब से मिलता है। तो रियायती मूल्य क्या हुआ, 17 रुपये हुआ। तो ठीक है, उसी के हिसाब से कहा गया है कि धारा 3 के अंतर्गत जो अंत्योदय परिवार हैं और जो प्राथमिक परिवार है या फिर सामान्य जो परिवार है उसको रियायती मूल्य पर यानी कि कम से कम मूल्य पर सामग्री उपलब्ध कराना है। धारा 4 में कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं या शिशुवती जो महिलाएं हैं उसको पोषाहार सहायता देना, साथ ही गर्भावस्था के दौरान बच्चे के जन्म के पश्चात 6 माह तक स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क देना। धारा 4 में क्या कहा गया है कि जो भी गर्भवती माताएं हैं या फिर शिशुवती जो माताएं हैं उसको जो है पोषाहार की सहायता देना। कब तक, जब वह गर्भावस्था में हो या फिर बच्चे के जन्म के 6 माह तक से उसको आंगनबाड़ी के माध्यम से उसको भोजन देना। नेक्स्ट है जो 5वां धारा है, धारा 5 में क्या कहा गया है कि बच्चों के लिए पोषाहार व्यवस्था करना। धारा 4 में जो माताओं के लिए है, अब धारा 5 में क्या है, बच्चों के लिए है। इसमें कहा गया है कि 6 माह से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की दशा में स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से आयु अनुसार निःशुल्क भोजन दिया जाएगा। उम्र के हिसाब से उसको भोजन दिया जाएगा। जहाँ पर अगर सूखा अनाज देना है तो सूखा अनाज देगा या फिर गर्म पका हुआ अनाज देना है तो फिर पका हुआ अनाज देगा, आयु अनुसार देगा। इसके बाद लिखा है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चों की दशा में सरकार द्वारा, जो राज्य सरकार है उसके द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय यानी कि सरकार की तरफ से जो विद्यालय है या फिर स्थानीय निकायों द्वारा चलाया जा रहे विद्यालय में 8वीं कक्षा तक निःशुल्क मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना है। जो अभी मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है सरकार की तरफ से, वह इस योजना के तहत यानी कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषक सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत इसको लिया गया है। इसके बाद धारा 6 में क्या कहा गया है कि छात्रावासों या फिर आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए पोषाहार की सहायता करना है। ठीक है। धारा 7 में कहा गया है कि बच्चों में कुपोषण का निवारण या तथा प्रबंधन या फिर स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से कुपोषण से ग्रस्त बालकों की पहचान करना एवं निःशुल्क भोजन जो उपलब्ध करना। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि किसके माध्यम से कुपोषण ग्रस्त बालकों की पहचान करती है, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंगनबाड़ी के माध्यम से। यानी कि आंगनबाड़ी का कार्य क्या है, बच्चों जहाँ पर कुपोषित बच्चा है उसका जो जानकारी लेना और सरकार को भेजना ताकि उससे जो प्राप्त सहायता होता है यानी कि जो निःशुल्क भोजन प्राप्त होता है वहाँ बच्चे तक पहुँचाना है ताकि उसका जो कुपोषणग्रस्त बच्चे हैं वहाँ ठीक हो सके। इसके बाद है अध्याय 3 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि विशेष समूहों के लिए पात्रता। विशेष समूह क्या क्या विशेष समूह है इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पर धारा 8 में कि विशेष समूहों के लिए जो पात्रता है, तो फिर कौन कौन से जो व्यक्ति है या फिर जो पात्र श्रेणी में आते हैं, तो निराश्रित व्यक्ति,
आवासहीन व्यक्ति या फिर प्रवासी राज्य सरकार प्रवासियों और उनके जो परिवार है जो किसी स्थान पर वर्तमान में निवास कर रहे हैं उसको पात्र समझता है। ठीक है, जो निराश्रित व्यक्ति है या आवासहीन जो व्यक्ति है या फिर जो प्रवासी व्यक्ति है, ठीक है, जो दूसरे राज्य का हो या दूसरे जिला का हो, जो आकर बस जाता है, जिसका कोई पास कोई साधन नहीं है, तो उन लोगों को पात्रता की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद धारा 9 में क्या कहा गया है कि आपदा जो आपात है या आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए पोषाहार की सहायता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। धारा 9 में कहा गया है कि आपदा या फिर आपात जो आपदा है प्रभावित व्यक्तियों के लिए भी पोषण आहार की व्यवस्था है। इसके लिए जो 3 माह की अवधि के लिए प्रतिदिन 2 समय का निःशुल्क भोजन दिया जाएगा। जो आपदा प्रभावित व्यक्ति है उन लोगों के लिए 3 माह तक जो है प्रतिदिन 2 टाइम जो है निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाएगा धारा 9 के अनुसार। उसके बाद है अध्याय 4 में क्या कहा गया है कि भूख की दशा में तत्काल राहत है। तो भूख की दशा में तत्काल राहत कौन देगा, इसके बारे में हम देखते हैं। धारा 10 के अनुसार से भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका तैयार करते हैं। अब मार्गदर्शिका कौन तैयार करेगा, ये तो केंद्र नहीं करेगा क्योंकि केंद्र का नहीं है ये कानून, राज्य के हैं तो राज्य ही तैयार करेगा। राज्य सरकार जो है द्वारा मार्गदर्शिका तैयार करेगी तथा अधिसूचित भी करेगी। ठीक है, ये तो मार्गदर्शिका तैयार हो गया। अब जो धारा 11 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि भूख की दशा में राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार जो है मार्गदर्शिका तैयार करती है, लेकिन उसका जो पालन है स्थानीय निकायों का उत्तरदायी है। राज्य सरकार की मार्गदर्शिका में स्थानीय निकायों द्वारा ऐसे व्यक्तियों, परिवारों, समूह या समुदायों यदि कोई हो तो भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को कमेंट करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना या फिर अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही कम समय बचा है, क्योंकि 3 से 4 दिन का टाइम बचा है। संडे को एग्ज़ाम है इसका, तो फिर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि समय बहुत कम है। आप एक्स्ट्रा कुछ भी मत पढ़ना। इसमें जो है करंट अफेयर पढ़ना या फिर जो है अधिनियम से संबंधित जो भी धारा है, मेन टॉपिक है, आप उसी को पढ़ना, क्योंकि कम समय में अगर एक्स्ट्रा ध्यान दोगे तो फिर वहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है अभी डेट में। इसके बाद है धारा 12 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि भूख से तत्काल राहत। ठीक है, भूख से अब तत्काल राहत देना है, तो जिसमें पहचान किए जाने की तारीख, पहचान किया जाता है कि अमुक व्यक्ति जो है भूखा है या फिर आपदा प्रभावित है, तो फिर उसकी पहचान करना और जो पहचान की तारीख से 6 माह तक ऐसी योजना के अनुसार तथा ऐसी रीति जैसे कि विहित की जाए प्रतिदिन 2 समय तक निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएगी। ठीक है, और अन्य कोई राहत जो राज्य सरकार की राय में आवश्यकता हो, यानी कि राज्य सरकार को और लगता हो एक्स्ट्रा कि हमको इसकी मदद करना चाहिए, तो फिर वहाँ अतिरिक्त रूप से उसमें जुड़ जाएगा। उसके बाद है अध्याय 5। तो अध्याय 5 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि राज्य सरकार की योजनाएं हैं। अब राज्य सरकार की योजनाएं क्या है, इसको हम धारा 13 में देखते हैं। धारा 13 में क्या कहा गया है कि पात्रताओं की प्राप्ति हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन है। इसमें पात्रताओं को प्राप्त कर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है, इसमें कैसे पात्रता हो, गर्भवती महिलाओं या फिर शिशुवती माताओं को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु योजना। ठीक है, सेकंड है क्या है, छात्राओं को खाद्य सामग्री प्रदान करने हेतु योजना, या कुपोषित बच्चों के लिए जो भोजन उपलब्धता, या निःशुल्क अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र, क्योंकि बहुत से जगह पर जैसे कि शहरों में ज़्यादातर है अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र जो कि सरकार की तरफ से संचालित है, जो हालांकि यहाँ पर निःशुल्क लिखा है लेकिन वहाँ पर जो है संस्थाओं के संचालन के लिए, ठीक है, 5 रुपये के हिसाब से भोजन दिया जाता है, भरपेट भोजन। और निराश्रित व आवासहीन व्यक्तियों का पहचान करना एवं निःशुल्क भोजन प्रदान करना होता है। उसके बाद है अध्याय 6 में क्या कहा गया है कि सरकार जो राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायी है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सरकार तो योजना बना दी है लेकिन उसके लिए चलाने के लिए तो वित्त की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वित्त की व्यवस्था करना। इसमें क्या कहा गया है मतलब धारा 14 में कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय उत्तरदायी होता है, खाद्य पदार्थों के लिए राज्य सरकार वित्तीय प्रबंधन करना होगा। यहाँ जो जवाबदारी है वहाँ राज्य सरकार की है। नेक्स्ट है, उसके बाद है अध्याय 7 जिसमें कहा गया है कि अंत्योदय परिवार, प्राथमिक वाले परिवार या फिर जो है विशेष कमजोर जो सामाजिक समूहों की पहचान करना है। इसमें धारा 15 के अनुसार परिवारों तथा विशेष रूप से जो कमजोर सामाजिक समूहों की पहचान करना है, जैसे कि कमजोर जनजाति समूह के समस्त परिवार आ जाएंगे, जो जनजाति कमजोर वर्ग है। ठीक है,
या फिर जो विधवा महिला है या फिर एकाकी महिला है उसके जो समस्त परिवार जो उसके नीचे है, जो मुखिया है उसको लाइलाज बीमारी जिसका इलाज नहीं हो सकता, जिसमें बहुत सा रकम लगेगा, तो उस परिवार को पात्रता की श्रेणी में रखेंगे। साथ ही जिसके मुखिया एक जो है निःशक्त व्यक्ति हो, ठीक है, तो इन सभी का पहचान करना है धारा 15 के हिसाब से। उसके बाद कुछ और पॉइंट है इसमें कि मुखिया विभुक्त बंधुआ मजदूर है या फिर भूमिहीन किसान या सीमांत लघु कृषकों के जो समस्त हैं या श्रम कार्ड से पंजीकृत है। एक और है इसमें जो सिंचित क्षेत्र है वहाँ पर 4 हेक्टेयर का और जो असिंचित क्षेत्र है वहाँ पर 8 हेक्टेयर का जमीन भी यहाँ पात्रता की श्रेणी में आ जाएगा। उसके बाद है धारा 16 के अनुसार क्या है, इसमें अंत्योदय प्राथमिकता या फिर सामान्य परिवारों की सूची का सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदर्शन है। साथ ही विशेष कमजोर सामाजिक समूहों की सूची को राज्य सरकार ऐसी रीति से जैसे कि विहित की जाए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाएगा तथा प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, इसका उद्देश्य है। उसके बाद है अध्याय 8 में महिला सशक्त में धारा 17 में कहा गया है कि राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के बारे में कहा गया है, जिसमें प्रत्येक पात्र परिवारों में जो घर की सबसे वरिष्ठ महिला है, ठीक है, जैसे कि राशन कार्ड बनना है तो किसके नाम पे बनेगी, उस घर के वरिष्ठ महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो उसके नाम पर जो है राशन कार्ड जारी किया जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 18 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए महिला, तभी वहाँ पात्र होंगे। उसके बाद है अध्याय 9 में कहा गया है कि स्थानीय निकायों की भूमिका। तो स्थानीय अब निकायों की भूमिका क्या होगी, तो इसके बारे में है धारा 18 में कहा गया है कि जैसे कि पात्र परिवारों की पहचान करना, कौन कौन से पात्र परिवार होना चाहिए, यहाँ स्थानीय निकाय की जवाबदारी है कि कौन से जो परिवार है वहाँ पात्र होना है। साथ ही पात्र परिवारों को जो राशन कार्ड जारी करना है, उचित मूल्य दुकानों की समय समय पर निगरानी भी करना है और ऐसे कर्तव्यों कार्यों या उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु जवाबदेह भी होना जरूरी है, क्योंकि स्थानीय निकाय का कार्य सिर्फ देख रेख नहीं है, अगर कुछ समस्या आ जाता है तो उसके लिए जवाबदेही भी उसके पास होना चाहिए। उसके बाद है अध्याय 10 जिसमें कहा गया है कि शिकायत निवारण प्रणाली। इसमें धारा 19 में कहा गया है कि आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली है, अगर किसी को शिकायत करना है तो कैसे कर सकते हैं शिकायत, है ना, तो राज्य सरकार एक आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना जो स्थापित करेगी, जिसमें कॉल सेंटर, हेल्पलाइन नंबर या फिर नोडल अधिकारी की पदस्थापना जो पद स्थापना की जाएगी, ऐसे अन्य जैसे कि विहित हो सके, ठीक है। जैसे कि पीडीएस में या फिर उचित मूल्य की दुकान पे जाओगे तो वहाँ पर एक रहते हैं नोडल, जो बोर्ड टंगा रहता है या फिर दीवार पे लिखे रहते हैं नोडल अधिकारी, उसके बाद उसका नाम रहेगा या फिर मोबाइल नंबर रहेगा। उसके नीचे में रहता है जो राशन सामग्री वितरण करता है, ठीक है, तो उसका नाम भी रहता है, उसके हेल्पलाइन नंबर भी रहते हैं। साथ ही उसके जो हेल्पलाइन नंबर है जो राज्य सरकार का है उसका नंबर भी रहता है, यानी कि 3 से 4 नंबर जो वहाँ पर ऑलरेडी अगर आपको शिकायत करना है तो उसमें रहता ही है। उसके बाद है धारा 20 में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों एवं व्यक्तियों को पात्रताएं उपलब्ध कराने प्रावधान एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अधीन प्रदान की जाने वाली सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। इसके बाद है अध्याय जो 11, इसमें कहा गया है कि लाक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करना है, ठीक है। धारा 21 के हिसाब से क्या है कि लाक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने हेतु सरकार की शक्ति होंगे, यानी कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसमें अगर कुछ सुधार करना है तो वहाँ शक्ति राज्य सरकार के पास होगा। और क्या क्या सुधार कर सकते हैं, जैसे कि उचित मूल्य दुकानों तक समस्त खाद्य सामग्री को उसके द्वार तक, यानी कि पीडीएस के जो दुकान है उचित मूल्य की दुकान वहाँ तक जो है खाद्यान्न सामग्री को पहुँचाना है। उसके बाद है संव्यवहारों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता, यानी कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वहाँ पूर्ण पारदर्शिता होना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी जगह लुका छिपी करके आप रखे हो या किसी विशेष व्यक्ति को जो है जो सरकार की तरफ से जो योजना आ रही है, खाद्यान्न आ रहा है, उसको अलग से सप्लाई करना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पारदर्शिता होना चाहिए काम के प्रति। साथ ही सहकारिता का जो प्राथमिकता देना और निजी व्यापारियों को प्रतिबंधित करना, यानी कि जो सहकारिता है, ठीक है, उन लोगों को प्राथमिकता देना है, उस दुकान को, उचित मूल्य दुकान को,
और जो निजी व्यक्ति है, जो निजी व्यापार के लिए अलग से चावल का धंधा करते हैं या फिर बेचते हैं, तो उन लोगों पर प्रतिबंध करना है। और खाद्य सामग्रियों का पर्याप्त सुनिश्चित भंडार करना, ताकि भविष्य में अगर कोई आपदा हो जाता है तो उस भंडारित जो सामाजिक मतलब जो सामान है उसको जो है उपयोग कर सकना है। उसके बाद है अध्याय 12 में पारदर्शिता एवं जवाबदेही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें धारा 22 में कहा गया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में संबंधित अभिलेखों का प्रकटन होना चाहिए। धारा 23 में कहा गया है कि स्थानीय निकायों सामाजिक अंकेक्षण करना और सभी योजनाओं का संचालन सामाजिक अंकेक्षण करना तथा करवाएगा तथा उसके निष्कर्षों या परिणामों को सार्वजनिक करने का। ठीक है, उसको जो परिणाम निकलेगा या निष्कर्ष निकलेगा उसको सार्वजनिक करना है। साथ ही ऐसे रीति में कार्यवाही करेगा जैसे विहित की जाए, यानी कि सरकार जैसा बोलेगा वैसे ही करना है। धारा 24 में कहा गया है कि निगरानी समिति जिसमें राज्य मतलब इसमें निगरानी समिति कौन कौन होगा, इसमें धारा 24 में है जिसमें राज्य, जिला, विकासखंड और उचित मूल्य दुकान स्तर पर निगरानी समिति की स्थापना की जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निगरानी समिति की स्थापना कौन सी धारा के अंतर्गत किया जाएगा, तो धारा 24 के अंतर्गत। इसमें कौन कौन से होंगे, राज्य होंगे, जिला होंगे, विकासखंड होंगे और जो उचित मूल्य की दुकान स्तर पर जो निगरानी समिति है वहाँ लोग होंगे। अब इसमें जो स्थानीय प्राधिकारी है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, महिला है या फिर निराश्रित है या फिर जो निःशक्त व्यक्ति है, उन लोगों को जो प्रतिनिधित्व देगा और यही लोग जो है निगरानी समिति में होंगे, सदस्य होंगे। अब इसमें एक चीज़ नहीं दिखा है, अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग जो है निगरानी समिति में सदस्य नहीं होगा, इसके बारे में नहीं लिखा है। अब इसके जो समिति बनेगा इसका कार्य क्या होगा, यहाँ पर लिखा है कि क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण करना। जो भी कार्यक्रम चल रहा है उसको नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना है, देखरेख करना है। उसके बाद जो है अधिनियम में प्रावधानों का उल्लंघन की कलेक्टर को लिखित रूप में सूचना देना है। अगर कोई गलती होता है तो आपको कलेक्टर को जो है लिखित रूप में सूचना देना है। और जो स्टॉक के दुरुपयोग या उल्लंघन पर कलेक्टर को सूचना देना है। या फिर कई बार होता है कि जो समिति के सदस्य रहते हैं, कई बार अगर धोखा भी हो जाता है या फिर जानबूझकर जो है उल्लंघन कर देता है नियम का। ठीक है, तो इसके बारे में भी लिखित रूप से कलेक्टर को सूचना देना होता है। उसके बाद जो कलेक्टर को लिखित सूचना मिलने पर धारा 25 के अनुसार से विषय की जांच के लिए अग्रसर होगा। तो धारा 25 के हिसाब से जांच किया जाएगा। अब धारा 25 कैसे है अभी बता देता हूँ। यहाँ पर अध्याय 13 के अंतर्गत अपराध एवं शासित है, यानी कि शक्ति है। तो धारा 25 में क्या कहा गया है, तो धारा 25 में कहा गया है कि अधिनियम के अधीन पात्रता प्रदान करने की जो कार्यवाही का जो विनिमय है या राज्य सरकार जो अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के क्रियान्वयन को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए यदि जब भी आवश्यकता समझे छत्तीसगढ़ जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2004 के प्रावधानों के उपयुक्त संशोधन कर सकेगी एवं ऐसा संशोधन राजपत्र में सूचित कर सकेगी। मतलब अगर जहां पर लगता है केंद्र सरकार राज्य सरकार को संशोधन करना है, ठीक है, तो वहां पर राज्य सरकार संशोधन करेगी जो जन कल्याण की भावना हो उस आधार पे। मतलब जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश के 2004 के अंतर्गत करेगी। ठीक है, और इसको जो है राजपत्र में संशोधित करके प्रकाशित भी करेगी। धारा 26 में क्या कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो नियंत्रण आदेश हैं, ठीक है, इसमें जो है छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आदेश 2004 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है, उसको दंड भी किया जाएगा। अध्याय 14 में क्या कहा गया है, विधि। ठीक है, अध्याय 14 में क्या कहा गया है, विधि। विधि मतलब होता है इसका जो विधिकरण या फिर नियम होता है। तो इसमें क्या कहा गया है, मतलब धारा 27 में कि खाद्य आधारित कल्याणकारी योजनाएं जारी करने, रखने या बनाने की राज्य सरकार की शक्ति, राज्य सरकार को कल्याणकारी योजना बनाने जिसमें जन कल्याण की भावना हो। यानी कि जो जिस योजना में लोगों की फायदा हो या फिर लोगों के लिए जो है राहत का काम करता हो, तो ऐसी जन कल्याण योजना राज्य सरकार बना सकती है और उसको लागू कर सकती हैं। उसके बाद धारा 28 में कहा गया है कि अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन। इसमें राज्य सरकार शक्ति या फिर जो नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर जो कि उक्त अधिसूचना में इस नियमित जो विनिर्दिष्ट किया जाए जिससे जो मतलब इसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा भी प्रयुक्त किया जा सकेगी। ठीक है, उसके बाद है धारा 29 में अनुसूचियों में संशोधन की शक्ति है। राज्य सरकार को लगे कि समाधान हो जाए
कि ऐसा करना आवश्यक है तभी राज्य सरकार इस पर संशोधन करेगी। ठीक है, मान लो जाए कोई नियम में संशोधन करना है, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार को यह भी लगना चाहिए कि अगर इस संशोधन से समाधान हो जाता है तभी वहाँ संशोधन करेगी। उसके बाद है धारा 30। तो धारा 30 में क्या है, नियम बनाने की शक्ति है। अब नियम बनाएगा, विधि बनाएगा, उसके शक्ति क्या होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट लिखा हूँ कि लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करना है। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसमें थोड़ा बहुत सुधार करना है। आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली होना चाहिए, यानी कि शिकायत निवारण प्रणाली से होता क्या है कि कोई भी अगर मतलब गलत काम होने की संभावना रहती है वहाँ कम हो जाता है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि अगर ये व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो फिर इसके खिलाफ हम शिकायत कर सकते हैं। तो इसके लिए आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली की भी स्थापना की जानी है। योजना का संचालन जन के सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली में संबंधित अभिलेखों को सार्वजनिक पटल में रखा जाएगा एवं सामान्य जन निरीक्षण हेतु खुला रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद धारा 24(1) के अंतर्गत निगरानी समिति के गठन का भी वितरण किया गया है। उसके बाद धारा 31 में क्या कहा गया है कि विद्यमान योजनाओं, मार्गदर्शिका, आदेश एवं खाद्य संबंधी मापदंड का बना रहना भी जरूरी है। धारा 32 में कहा गया है कि कठिनाइयों के निवारण की शक्ति है। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों में जो असंगत ऐसे प्रावधान बना सकेगी जो कि उसे कठिनाइयों के निवारण हेतु, यानी कि कोई कठिनाई आ जाता है, जिस चीज़ को अगर करना चाहते हो, अगर उस चीज़ में अगर जो बाधा आ जाती है या कठिनाई आ जाता है तो उसके निवारण के लिए राज्य सरकार जो है निराकरण की शक्ति उसके पास राज्य सरकार के पास होती है। धारा 33 में क्या कहा गया है कि अप्रत्याशित कृत्यों की दशा में राज्य सरकार का दायित्व है कि खाद्य जो सामग्री या फिर भोजन के प्रदाय व्यवस्था में विफल होने के कारण हानि, नुकसान, क्षय पूर्ति चाहे जो भी हो, अप्रत्यक्ष तौर पर युद्ध जैसे कि बाढ़, आग, तूफान, भूचाल, कोई अन्य दैविक कृत्य की दशाओं में होने वाले जो नुकसान होता है, ठीक है, उसमें राज्य सरकार दायी नहीं होगी। यानी कि अप्रत्यक्ष जो कृत्य की दशा में राज्य सरकार का दायित्व क्या होगा, जैसे कि मान लो कोई दैवी प्रकोप हो गया या फिर कह जा सकते हैं कि युद्ध हो गया, बाढ़ हो गया, आगजनिक हो गया, तूफान हो गया, तो इस समय में जो भी नुकसान होगा वहाँ राज्य सरकार की उत्तरदायी नहीं होगी। उसके बाद धारा 24 में क्या कहा गया है, तो धारा 34 में क्या कहा गया है कि अधिनियम किसी अन्य योजना या विधि के अपीलीकरण में नहीं है। यानी कि इस अधिनियम, कौन सा अधिनियम, छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण एवं सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत पात्र इस निमित्त संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य जो योजना है जिसमें खाद्य संबंधी जो नियम है वहाँ अन्य योजना में शामिल नहीं होगी, या फिर उसमें जो है अपीलीकरण आप अपील नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इसका योजना है। तो दोस्तों मैंने जो है छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत जितने भी अध्याय है, यानी कि 14 अध्याय है और 34 धारा है, इसके बारे में बता दिया है। अगर आपने ठीक से नहीं समझा है तो फिर एक बार और इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 30 नंबर पाने के लिए बहुत ही जरूरी है, इसको आप मिस मत करना। साथ ही मैं इसके बारे में 4-5 क्वेश्चन भी दे दिए हूँ, तो आप इसको सॉल्व करना। यहाँ पर है पहला क्वेश्चन है, देश में पहला खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो यहाँ है छत्तीसगढ़ राज्य है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 में कितनी धाराएं हैं, तो कितनी धाराएं हैं, जो 34 धाराएं हैं और साथ ही 14 जो है अध्याय है इसके बारे में। उसके बाद है भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका तैयार करती है, तो कौन तैयार करती है, राज्य सरकार तैयार करती है। और चौथा क्वेश्चन है, भूख की दशा में राहत प्रदान करने की जो उत्तरदायी है वो किसके पास है, ठीक है, तो स्थानीय निकाय है, उसके मतलब काम है। राज्य सरकार जो है मार्गदर्शिका तैयार करेगी, लेकिन जो स्थानीय सरकार है, स्थानीय जो निकाय है, वही जो है उसका भूख की जो राहत है उसको तत्काल प्रभावी रूप से उसको लागू करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क दिया हूँ, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे ध्यान से देखा तो आपका आंसर जो है सही आ जाएगा। प्रश्न है आपके लिए कि भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका का उल्लेख है, तो कौन सी धारा में मार्गदर्शिका का उल्लेख है जिसमें भूख की राहत प्रदान करता है भूख से। ऑप्शन है धारा 9,
धारा 10, धारा 6, धारा 8। तो फिर इसमें जो ऑप्शन सही लगता है हमको कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कर देना, कमेंट करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। जब भी वीडियो लाऊंगा तो आपको इसी तरीके से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों मैंने कहा था 20 तारीख के बाद यानी कि 21 तारीख से मैं रीजनिंग का वीडियो लाऊंगा। साथ ही जो है एसएससी के लिए जितने भी है, एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है या फिर जीडी है, उसके लिए जो सामान्य अध्ययन का कोर्स आपको कराते रहूँगा। साथ ही छत्तीसगढ़ का जो जीएस है उसको भी कंटिन्यू कराते रहूँगा। तो आप हमारे चैनल पर बने जरूर रहें। थैंक यू।